हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं एस एन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सबका एक बार फिर से द साइंस मैजिक चैनल में, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सब हमसे लगातार जुड़े रहें और रोज़ाना जो नए नए टॉपिक्स हैं, नए बायो के संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उनके साथ आपको हमेशा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं। देखो, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यहाँ ये जो टॉपिक चल रहा है अपना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और उस पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान एक जो अपना टॉपिक है आज का, वो फर्टिलाइजेशन यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मादा युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल। ठीक है, और इस सब के अगर हम बात करें तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो है, इसमें सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, और कौन कौन से जो मीडियम है, माध्यम है जिनके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, और कौन कौन सी अनुकूलताएं हैं जिनके कारण, यानी मतलब एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, वो सब। साथ ही पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी पोलन टिस्टिल इंटरेक्शंस, इन सब की भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक जो शब्द आता है जिसे हम पहले बात कर चुके हैं शायद, अंतः प्रजनन अवनमन या अंतः प्रजनन अवसादन। ठीक है, वो इसको एक बार दोबारा से याद पर रिपीट कर लेते हैं। इससे सबसे पहले आज जो अपना जो टॉपिक है वो है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने जो मोबाइल से लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, ये बटन दबाएं और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यहां हम पुष्पीय पादपों में जो निषेचन है उसकी चर्चा करेंगे। तो पादपों में निषेचन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले पादपों में निषेचन के बारे में बताया था वैज्ञानिक हुए हैं स्ट्रोसबर्गर। स्ट्रोसबर्गर, और इस स्ट्रोसबर्गर ने 1884 में 1884, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्टिलाइजेशन के बारे में जो डिस्कस किया, बताया था, एक्सप्लेनेशन दिया था हमें, वो स्ट्रोसबर्गर ने दिया था 1884 में। इसके बाद हम बात करेंगे निषेचन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, निषेचन क्या है। तो देखो, निषेचन की जो सरल सी सिंपल सी डेफिनेशन है वो है नर व मादा युग्मकों का संलयन। नर व मादा युग्मकों का संलयन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। नर और मादा युग्मकों का संलयन जो है उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर हम और डीपली जाकर के इसकी प्रोसेस के बारे में बात करें तो नर और मादा युग्मकों के केंद्रक द्रव्यका और कोशिका द्रव्यका यानी न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म, इन दोनों का जो संलयन होता है जिसके परिणामस्वरूप द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन की सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो नर और मादा युग्मकों का संलयन, और उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब निषेचन पुष्पीय पादपों में पढ़ रहे हैं हम, तो ध्यान रखना, पुष्पीय पादप जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, पुष्पीय पादप, इन पुष्पीय पादपों में नाल युग्मकी यानी साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ये पूछ रहे अगर मान लो कि पुष्पीय पादपों में निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है तो साइफोनोगेमी प्रकार की पाई जाती है।
नाल युग्म की प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत कि जो नर युग्मक केंद्रक होते हैं वो एक नलिका के द्वारा मादा युग्मक केंद्रक तक पहुंचते हैं। नर युग्मक केंद्रक एक नलिका के द्वारा मादा युग्मक केंद्रक तक पहुंचते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाल युग्मक। यानी नलिका कौन सी है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब। ठीक है। अब देखो निषेचन जो प्रोसेस है, नाल युग्म की प्रकार का निषेचन पाया जाता है पुष्पीय पादपों में। इस प्रोसेस को कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। जिसमें हम बात करें स्टेप्स की, तो इसमें जो पहला स्टेप आता है भाई, वो आता है नंबर 1, पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण। पराग नलिका का निर्माण, ये पहला स्टेप आता है इसमें। ठीक है। द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ pollen grains and formation of pollen tube। अब देखो ये स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेप की चर्चा कर लेते हैं। देखो इस स्टेप में क्या होता है, जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि ये जो पादप का जो पराग वर्तिकाग्र वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र वाला पार्ट स्टिग्मा, और ये क्या होती है, वर्तिका स्टाइल। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब कोई परागकण इस स्टिग्मा पर आकर गिरता है या किसी माध्यम द्वारा इस पर पहुंचाया जाता है, यानी फर्स्ट स्टेप में परागकणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण। तो ये जो ये दिखा रखा है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ठीक है। इसको हम क्या बता दें, स्टाइल यानी वर्तिका। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा जब स्टिग्मा पर आते हैं, किसी भी माध्यम द्वारा, कीट द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, किसी भी द्वारा। ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि परागकण अंकुरण तभी होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स तभी होता है जब एक ही जाति के परागकण हो, यानी जो जिस जाति का पुष्प होता है उसी जाति स्पीशीज का जो परागकण होगा तब इसका जर्मिनेशन हो पाता है। अब मान लो यहाँ परागकण आ गया और ये परागकण वर्तिकाग्र की जो भित्ति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें मतलब पोषक पदार्थ होते हैं, उसमें जल होता है। तो ये जो परागकण होता है ये जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा, और जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के बाद में क्या होता है, देखो इसके अंदर, जैसे मान लो ये परागकण है, ठीक है, ये क्या है भाई, परागकण है ना, और ये परागकण जैसे ही जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है तो ये फूल जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, ये थोड़ा फूल जाता है, और फूलने के बाद में क्या करेगा, फूलने के बाद में इस एग्जाइन में, आपको ध्यान हो तो परागकणों का जो बाह्य आवरण होता है एग्जाइन, उस एग्जाइन में जनन छिद्र होते हैं, जर्मपोर, डाइपोर्स में 2 से 3, मोनोपोर्स में 1। ठीक है। तो इस जनन छिद्र के माध्यम से इंटाइन जो होता है ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता है टी वृद्धि करके, यानी जब इंटाइन एग्जाइन में स्थित जर्मपोर के माध्यम से बाहर निकलता है पोलन ट्यूब का निर्माण करके, यानी अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन यानी परागकणों का अंकुरण। ठीक है। यानी सबसे पहले परागकण किसी माध्यम के द्वारा कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, और स्टिग्मा पर जल और पोषक पदार्थों को अवशोषित करेंगे तो परागकण जो होते हैं वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद में इसकी जो इंटाइन वाला पार्ट है ये जर्मपोर के माध्यम से बाहर निकलता है, थोड़ा सा बाहर निकल गया, एक नलिका के रूप में अतिवृद्धि करके बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी परागकणों का अंकुरण हो गया। और अब ये लगातार पोषक पदार्थ मिलते रहेंगे इसको, तो परागकणों को जैसे जैसे पोषक पदार्थ मिलते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होती है, इसकी जो पराग नलिका है उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। पराग नलिका की लंबाई भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और इस पराग नलिका के अंदर जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका, जैसे हमने बात की थी कि परागकणों के अंदर दो प्रकार की सेल बनती हैं, ठीक है, एक जर्म सेल और एक सोमेटिक सेल। तो जो कायिक कोशिका होती है उसका केंद्रक आ जाता है, उस केंद्रक को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस किसका है, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है सोमेटिक सेल का। किसका होता है, सोमेटिक सेल का, ठीक है। कायिक कोशिका का क्या बन जाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस आता है सबसे पहले। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसको बोलते हैं, मतलब नर युग्मक केंद्रक, क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमीट न्यूक्लियस। अब ध्यान रखना, मेल गैमीट न्यूक्लियस किससे बना है, ये बना है जर्म सेल से। किसका है, ये जर्म सेल का है। और ये प्रारंभ में तो एक ही होता है, उसके बाद ये क्या कर जाता है, इसके बाद ये विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। और समसूत्री विभाजन करने के बाद में हम बात करें कि जिसमें जो पोलन ट्यूब बनती है, इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या बनते हैं, एक तो सबसे पहले आगे आगे कौन रहता है, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जब समसूत्री विभाजन कर देता है तो दो क्या बन जाते हैं इसके पीछे, नर युग्मक केंद्रक बन जाते हैं। उसके बाद में क्या बनते हैं ये, ठीक है, दो संख्या में दो, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन करने के बाद में क्या बन जाते हैं, मेल गैमीट न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो जर्म सेल के ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें कि परागकणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण, यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जैसे परागकण आया, पोषक पदार्थ लिए, फूला, एंटाइन एक्साइन में स्थित जर्मपोर से बाहर निकली, अंकुरण हो गया, पोषक पदार्थ मिल रहे हैं तो पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती है। यानी यहां हम बात करें कि पोलन ट्यूब जो होती है वो लगातार कहां आती रहती है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिका में आ जाती है, वर्तिकाग्र को भेद कर वर्तिका में आ जाती है। और इसके अंदर आगे आगे कौन होता है, नलिका केंद्रक, और उसके पीछे दो कौन होते हैं, नर युग्मक केंद्रक होते हैं। यानी एक पोलन ट्यूब के अंदर एक जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब होती है पराग नलिका, उस पराग नलिका के अंदर क्या होते हैं, एक तो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, क्या होता है, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और दो होते हैं मेल गैमीट न्यूक्लियस, मेल गैमीट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस पोलन ट्यूब के अंदर तीन न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तीन केंद्रक होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन पोलन ट्यूब, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि सामान्यतः एक परागकण से एक ही पराग नलिका बनती है, सामान्यतः एक परागकण से एक पराग नलिका बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मालवेसी कुल के पादप, अगर हम बात कर लें कि मालवेसी जो कुल के पादप होते हैं, मालवेसी है, कुकुरबिटेसी कुल के पादप जो होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप हैं, कुल के पादपों में एक ही परागकण से, एक ही परागकण से अनेक पराग नलिकाएं बन जाती हैं, अनेक पराग नलिकाएं बनती हैं। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बहुनलिकीय परागकण, बहुनलिकीय परागकण। तो अगर मान लो ये प्रश्न पूछा जाए कि एक पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 3 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और मालवेसी तथा कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में एक परागकण से कितने, यानी बहुनलिकीय परागकण बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था, ये था परागकणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण। नेक्स्ट जो अगला जो अपना बिंदु आता है, इसमें अगला जो स्टेप आता है वो आता है नंबर 2। यहां बात कर लेते हैं नंबर 2, पराग नलिका का मार्ग। नंबर 2 है पराग नलिका का मार्ग, द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब,
पैसेज यानी मार्ग ऑफ पोलन ट्यूब या वे ऑफ पोलन ट्यूब लिख दो, मार्ग रास्ता। ठीक है, अब देखो पराग नलिका का जो मार्ग है, अब यहां इसमें देखो पराग नलिका जो होती है वर्तिकाग्र को भेद कर कहां आ रही है, वर्तिका में आ रही है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि खोखले होते हैं, भित्ति खोखली होती है ऐसे। ठीक है, इसकी भित्ति को भेदने के लिए और इस पोलन ट्यूब ये सॉरी इस जो वर्तिका है स्टाइल है, इसके अंदर भी पदार्थ जो आपस में मतलब पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों को पचाने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए, या यूं कहें पराग नलिका का मार्ग बनाने के लिए, ठीक है, एक रसायन स्रावित होता है, पेक्टिनेज रसायन। पेक्टिनेज रसायन स्रावित किया जाता है। ठीक है, पेक्टिनेज रसायन स्रावित होता है। ठीक है, और ये पेक्टिनेज रसायन क्या करता है, पराग नलिका के मार्ग को बनाता है। पराग नलिका के मार्ग का निर्माण करता है। यानी यहां पर जो भी घटक होंगे ना वर्तिकाग्र पर और वर्तिका में, उन सब घटकों को ये पेक्टिनेज रसायन जो है वो क्या करेगा, पचा देगा, नष्ट कर देगा। तो पोलन ट्यूब जो है ना वो क्या करती है, अंडाशय की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, अब ये एक बात आती है कि पोलन ट्यूब बनी और वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा को भेदकर स्टाइल में आ गई। यानी कहां जा रही है भैया, ये जा रही है सीधी ओवेरी की तरफ। कहां जा रही है, ओवेरी की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों, ओवेरी की तरफ ही क्यों जा रही है, ऊपर क्यों नहीं गई है? ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवेरी की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ आई। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पोलन ट्यूब जो है वो ऑपोजिट चलेगी, ऊपर चली जा रही है ऐसे पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन ये होता है कि यहां पर जो एम्ब्रियो सेक होता है बीजांड के अंदर, बीजांड में जो एम्ब्रियो सेक होता है, उस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे रसायनों का मतलब स्राव करती हैं। उन रसायनों के कारण पोलन ट्यूब हमेशा ओवेरी की तरफ ही मूव करती है, कभी मतलब ऊपर की तरफ या किसी साइड के अंदर मूव नहीं कर सकती है। तो ये रसायन उद्दीपन के कारण है। ठीक है, दूसरा बिंदु अगर हम बात करें कि रसायन उद्दीपन के कारण पराग नलिका जो होती है वो किसकी तरफ जाती है, अंडाशय ओवेरी की तरफ मूव कर जाती है। अब देखो पराग नलिका का जो मार्ग है वो अंडाशय की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब पराग नलिका जो होती है ये अंडाशय में जैसे ही एंट्री करती है, वैसे इसमें जो बीजांड के अंदर जो इसकी एंट्री होती है, बीजांड के अंदर एंट्री वो किस किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो बीजांड में इसकी एंट्री जो होती है ये मानी गई है, देखो ये मिटा देते हैं, बीजांड के अंदर यानी पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड या ओव्यूल में प्रवेश, ये 2 नंबर का ही पॉइंट चल रहा है। ठीक है, पराग नलिका का मार्ग जो है ना उसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, यानी पोलन ट्यूब का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, द एंट्री ऑफ ओव्यूल इन द एंट्री ऑफ ओव्यूल ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नलिका का बीजांड प्रवेश 3 प्रकार से होता है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से कौन कौन से हैं। पहला तो हम कह दें कि पोरोगेमी, यानी इसको बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। ठीक है, दूसरा हो सकता है इसमें चैलेजोगेमी हो सकता है, यानी निभागीय प्रवेश। तीसरा हो सकता है इसमें मीजोगेमी, यानी अध्यावरणीय प्रवेश। देखो हुआ क्या, हुआ ये
कि जो बीजांड होता है, जो बीजांड जो होता है ओव्यूल, ओव्यूल की स्ट्रक्चर आप जानते हैं अच्छे से, इस प्रकार से ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ओव्यूल की स्ट्रक्चर आप जानते हैं इसको, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब आ रही है वर्तिका से होती हुई, ठीक है, उस पोलन ट्यूब में नलिका केंद्रक भी है और दो नरयुग्म केंद्रक भी हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब में क्या है भाई, ये तो हो गया बीजांड, ठीक है ना, ओव्यूल, ठीक है, और ये क्या है बेटा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब है, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये क्या है, मेल गैमीट न्यूक्लियस, नर युग्मक केंद्रक, ठीक है भाई। अब इस बीजांड में प्रवेश इसका तीन प्रकार से होता है, या तो पोलन ट्यूब यहां से मूव करती हुई इसके बीजांड द्वार वाले सिरे पर आकर इसमें एंट्री कर जाए, या तो ऐसे हो जाए। तो एक प्रवेश तो ये हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पोरोगेमी हो सकता है। और अधिकांश जो पादप होते हैं, मैक्सिमम अपन कहें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, पोरोगेमी ही होता है, ठीक है। सामान्यतः अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में जो पोलन ट्यूब होती है वो मतलब माइक्रोपाइल वाले एंड से ही बीजांड के अंदर एंट्री करती है। जो दूसरा टाइप होता है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, वो होता है चैलेजोगेमी, निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश का मतलब क्या है, निभागीय प्रवेश का मतलब होता है पोलन ट्यूब जो होती है वो इसके चेलेजा वाले एंड से प्रवेश करे। पोलन ट्यूब बीजांड में कहां से एंट्री करे भाई, पोलन ट्यूब चेलेजा जो होता है निभाग, इस निभागीय वाले सिरे से प्रवेश करे, बीजांड में प्रवेश कर रही है, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगेमी, ठीक है। देखो एम्ब्रियो सैक जो होता है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एम्ब्रियो सैक जो होता है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब की एंट्री होनी है, पोलन ट्यूब की एंट्री जो होनी है, ठीक है, वो किधर होगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है वो अलग बात है, लेकिन एम्ब्रियो सेक में एंट्री कहां से होती है, माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है, क्योंकि उद्धृत होता है एग apparatus। अरे सहायक कोशिकाएं जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो एग apparatus कहां है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, तो सीधी सी बात है वहीं तब जाएगी, एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करेगी तब। तो निभाग यानी निभाग में अगर एंट्री कर जाती है तो उसे बोलते हैं निभागीय प्रवेश। सामान्यतः ऐसी जो कंडीशन है बहुत कम पादपों में मिलती है, जैसे मैं कहूं कि विटुला जो पादप है, या केजुराइना जो प्लांट है, उसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जो ओव्यूल के अंदर एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, वो चैलेजोगेमी टाइप की होती है। नंबर थर्ड, मीजोगेमी, अध्यावरणीय प्रवेश। मीजोगेमी या अध्यावरणीय प्रवेश का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो इंटेजुमेंट के माध्यम से प्रवेश करती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है। यानी पोलन ट्यूब जो होती है, नंबर थर्ड इसको देखें अपन, तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहां से होगी, वो या तो इधर निभाग वाले सिरे से होगी, ठीक है, या यूं कहें अपन कि निभाग वाले सिरे से यहां से एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। यानी अगर इंटेजुमेंट वाले एंड से इसकी एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, तब उसको क्या बोलते हैं, मीजोगेमी। और मीजोगेमी में कुछ पादपों में मिलता है, जैसे हम कहें भाई कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं, ये इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूं नीचे मेसोगेमी के। कुकुरबिटेसी जो कुल के पादप होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के पादप। इसके अलावा एलिचा मेला पादप में, ठीक है, इनके अंदर कैसा होता है भाई, इनके अंदर होती है मेसोगेमी, ठीक है। तो हम ये कहें कि परागनलिका का जो मार्ग है वो
स्टिग्मा से स्टाइल में पेक्टिनेज स्राव के कारण, मतलब ओवेरी की तरफ ही क्यों बढ़ रही है, रसायन उद्दीपन के कारण। और उसका जो बीजांड में प्रवेश है वो 3 प्रकार से हो सकता है, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। ठीक है, तो ये सब किस प्रकार से होता है, एम्ब्रियो सेक में एंट्री कहां से होती है। इन सब के बाद में अगला जो अपना स्टेप आता है नंबर 3, पहला स्टेप जो था वो परागकणों का अंकुरण और परागनलिका का निर्माण। दूसरा स्टेप था परागनलिका का मार्ग। तीसरा जो स्टेप आता है अपना वो आता है स्टूडेंट्स परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, तो परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नंबर 3 जो स्टेप है अपना, नंबर 3 परागनलिका, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक है, यानी एम्ब्रियो सेक में एंट्री। तो एम्ब्रियो सेक में एंट्री पोलन ट्यूब की सामान्यता किस एंड से होती है, माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब देखो पराग नलिका जो भ्रूणकोश में एंट्री करती है, ठीक है, जैसे मान लो हम कहेंगे भाई ये भ्रूणकोश वाला पार्ट है, ये है मान लो भ्रूणकोश वाला पार्ट, इधर देखो ये है एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट। ठीक है, और एम्ब्रियो सेक वाले पार्ट में ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो चेलेजा की तरफ होती है एंटीपोडल सेल होती है, मध्य में कौन सी सेल होती है, पोलर सेल होती है, और नीचे जो होती है वो एग एपरेटस के अंतर्गत 3 सेल और हैं। ठीक है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं और एक अंड कोशिका है। अगर मैं कहूं कि मान लो ये जो पार्ट है पूरा, ठीक है, इसमें एंट्री हो चुकी है, ठीक है ना, इसमें एंट्री बीजांड के अंदर एंट्री हो चुकी है मान लो, ठीक है ना, इस प्रकार से हम देख लें तो इसके अंदर एंट्री हो चुकी है, मतलब बीजांड में एंट्री यहां से हो सकती है, यहां से हो सकती है, यहां से हो सकती है। तो जैसे ही मतलब कहें कि पोलन ट्यूब मान लो बीजांड में आई है और जो माइक्रोपाइल वाला एंड है वहां से क्या करती है पोलन ट्यूब इसमें आगे आगे कौन होता है, नरयुग्मक, सॉरी नलिका केंद्रक होता है, पीछे क्या होते हैं, नरयुग्मक केंद्रक होते हैं 2। ठीक है, तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं भ्रूणकोश की, जो भ्रूणकोश में जो एग एपरेटस वाला भाग होता है, ठीक है ना, एग एपरेटस वाला भाग जो होता है, उस एग एपरेटस में क्या होती है, सिनर्जिड्स होती हैं। क्या होती है भाई, सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं। और ये सिनर्जिड्स क्या करती हैं, ये सिनर्जिड्स ऐसे रसायन अपन कहें कि केमिकल्स सीक्रेट करती हैं, ठीक है, जिनके कारण पोलन ट्यूब जो होती है ओव्यूल के अंदर तो कैसे भी एंट्री कर जाएगी, लेकिन एम्ब्रियो सेक में एंट्री कहां से करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगी। और जैसे ही पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करती है, ठीक है, तो इस पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है, इसका मध्य में जाकर, मतलब एम्ब्रियो सेक के मध्य भाग में जाकर क्या होती है, इसका शीर्ष भाग क्या जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। रसायनों के कारण ही होता है, वो भी रसायनों के कारण ही होता है। ठीक है, और जैसे ही इसमें एंट्री करती है वैसे ही इसका जो नलिका केंद्रक होता है, एंट्री होने तक का काम किसका होता है, ट्यूब न्यूक्लियस का होता है। ध्यान रखना, भ्रूणकोश में प्रवेश करवाने तक का काम किसका है, नलिका केंद्रक का। तो नलिका केंद्र नष्ट हो गया और 2 यहां पर क्या रिलीज कर दिए जाते हैं, 2 मेल गैमेट न्यूक्लियस, यानी नलिका केंद्र एंट्री होने के साथ ही नष्ट हो गया, और साथ ही कौन नष्ट होगी, सिनर्जिड्स भी, यानी एग एपरेटस में सिनर्जिड्स। ठीक है, जब इसकी एंट्री हो जाती है तो सिनर्जिड्स प्लस ट्यूब न्यूक्लियस ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं दोनों, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस का जो काम था वो ये था कि पोलन ट्यूब को कैसे भी करके एम्ब्रियो सेक तक ले जाना। ठीक है, और जब तक ये पोलन ट्यूब, एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सेक में नहीं पहुंच जाती है तब तक वर्तिकाग्र से उसको न्यूट्रिशन मटेरियल जो होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि उसकी लंबाई बढ़ती रहे। ठीक है, उसमें सेल्स के अंदर डिवीजन होता रहे, ये ध्यान रखना। यानी स्टिग्मा के अंदर पोषक पदार्थ मिलते रहते हैं। ठीक है, और जैसे इसकी एंट्री होगी तो ट्यूब न्यूक्लियस प्लस सिनर्जिड्स क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं,
और यहां पर ये क्या करती है, अपने दोनों नरयुग्मक केंद्रकों को रिलीज कर देती है। तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कहलाता है पूरा निषेचन। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोसेस इसी के साथ में है वो आता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या आता है वो? डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन। तो देखो इसके साथ ही देख लेते हैं द्विनिषेचन क्या चीज है। देखो अगला जो इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है अपना, वो आता है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं ये भी बात करेंगे अपन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द्विनिषेचन क्या है तो सुनो, द्विनिषेचन के बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताया था एस.जी. नवास्चिन ने बताया था, एस.जी. नवास्चिन ने। और फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था? 1884 में स्ट्रोसबर्गर ने। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया? एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में, 1898 में बताया था। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना, डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एंजियोस्पर्म्स का एक विशेष लक्षण होता है। आवर्त बीजी पादपों का, आवर्त बीजी पादपों का, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट का एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। ध्यान रखना, ये विशिष्ट लक्षण माना गया है ये द्विनिषेचन। एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में खोज कर दी थी। फ्रिटिलेरिया था जो विलियम सोनिया जो पादप है उनके अंदर, यानी इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन खोज किसने, कौन से पादपों में की थी? तो पादप था एक तो विलियम सोनिया, विलियम सोनिया पादप का नाम था, एक था फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया। ठीक है, तो इन पादपों में एस.जी. नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। और डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक विशेष गुण है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब बात करें अपन कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या चीज, तो सुनो। देखो जैसे पोलन ट्यूब इसके अंदर आती है, इसका ट्यूब न्यूक्लियस सिनर्जिस नष्ट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब का अगर भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो इस पोलन ट्यूब ने दो क्या छोड़ दिए यहां पर, ये छोड़ दिए हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट न्यूक्लियस छोड़ दिए हैं। नर युग्मक केंद्रक हैं दोनों, ये छोड़ दिए बीच में। इनमें एक नर युग्मक केंद्र जो होता है, एक नर युग्मक केंद्रक वो एग सेल के साथ जुड़ जाता है। यानी एक अपन कहें भी ये एक नर युग्मक केंद्रक है, या यूं कहें कि ये एग सेल है। और ये एग सेल क्या है? एगुणित है तो, है ना। और इसके साथ में जो दूसरा न्यूक्लियस जुड़ा है वो कौन है? मेल गैमीट न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस समझ जाओगे। और ये भी क्या है भाई? हैप्लॉइड है, एगुणित है। ठीक है, जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो इनसे बनने वाली जो एक कोशिकीय संरचना है, ये एक कोशिकीय संरचना बनी और ये क्या बनती है? जाइगोट बनता है, जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। यानी हम बात करें कि एक मेल गैमीट न्यूक्लियस, एग एपैरेटस की जो सबसे बड़ी कोशिका है एग सेल, एगुणित है, हैप्लॉइड है। इस हैप्लॉइड एग सेल से क्या करता है? फ्यूज करता है कौन? वन मेल गैमीट न्यूक्लियस, ओनली वन। ठीक है, जब ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो 2n स्ट्रक्चर बनती है जाइगोट। और ये जाइगोट जो है यही बाद में किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस फर्टिलाइजेशन को जो पहली बार निषेचन हुआ, पहला निषेचन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसी को बोला जाता है सिंगेमी। क्या बोलते हैं इसको? सिंगेमी। ठीक है, यानी पहली बार निषेचन हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्यों बोले इसको, तो सेकंड स्टेप देखो इसकी। सेकंड स्टेप में क्या है भाई? सेकंड स्टेप में एक तो एगुणित संरचना कौन है? मेल गैमीट न्यूक्लियस है, मेल गैमीट न्यूक्लियस। ठीक है, और एक कौन है? एक है भाई द्वितीयक केंद्रक।
भाई जो पोलर सेल है ना, पोलर सेल, ये पोलर सेल, ठीक है। अब सुनना है पूरी बात ध्यान से। ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका दो केंद्रक युक्त होती है, दो अगुणित केंद्रक होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं इसमें। जैसे इसमें पोलन ट्यूब आती है तो इसके स्टिम्यूल के कारण, इसके उद्दीपन के कारण इसके दोनों अगुणित केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, उसे बन जाता है 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बन जाता है। और द्विगुणित द्वितीय केंद्रक और 1 मेल गैमेट न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होते हैं, देखो फ्यूज का निशान लगा दिया मैंने, सिंबल दे दिया यहाँ पर फ्यूज का दे रखा है। ये जब फ्यूज होते हैं तो यहां जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाती है, 3n, यानी त्रिगुणित हो जाती है, ट्रिप्लॉइड हो जाती है, ट्रिप्लॉइड या 3n। और ये 3n क्या बनता है भाई, PEN बनता है। और PEN का पूरा नाम आप पहले लिख चुके हैं, PEN का पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित स्ट्रक्चर होती है, और त्रिगुणित स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला गया इसको, ट्रिपल फ्यूजन। और अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन प्रोसेस कितनी बार हो चुकी है इसमें, 2 बार हो चुकी है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन। सुन लेना, देखो एक बार, डबल फर्टिलाइजेशन एस.जी. नवास्टिन ने बताया 1898 में, विलियम सोने था फ्रिटेरिया जैसे पादपों में। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का होना एक विशेष लक्षण माना गया है। फिर आती है इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखो जैसे इसमें पोलन ट्यूब एंट्री करती है एम्ब्रियो सेक में, वैसे ही पोलन ट्यूब इसका अगला जो भाग है वो क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसे 2 मेल गैमेट न्यूक्लियस फ्री कर देती है एम्ब्रियो सेक के मध्य भाग में, ठीक है। जैसे एंट्री होती है वैसे सिनर्जिड्स और ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस जो होता है मेल गैमेट न्यूक्लियस, वो तो किससे जुड़ता है भाई, एग सेल से। एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मेल गैमेट न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनता है 2n डिप्लॉयड, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, सत्य निषेचन, ठीक है। और इसी जाइगोट से डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सही है। दूसरा जो मेल गैमेट न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड ही है, लेकिन वो किससे मतलब फ्यूज होता है तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अब ये पोलर सेल थी पहले, ठीक है, और इस पोलर सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, भाई 2 अगुणित केंद्र को युक्त होती है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें एंट्री होती है तो स्टिम्यूल के कारण इसके दोनों जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, तो n + 2n = क्या बन गया, 3n, ठीक है। और ये ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको, त्रिक संलयन या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है PEN। और ये PEN क्या बनाएगा, ये PEN बनाता है एंडोस्पर्म बनाता है, यानी भ्रूणपोष बनाता है। और भ्रूणपोष जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, एम्ब्रियो को क्या देना, न्यूट्रिशन देना, ये इसका काम होता है एम्ब्रियो को, ठीक है। यानी अब बात आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बताओ आप, इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका। तो इसका देखो एक इंपॉर्टेंस हम देख लें, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई, क्यों होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो भाई यही होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन का होना यह सुनिश्चित कर देता है एंजियोस्पर्म पादपों में
कि एंडोस्पर्म बनेगा और वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उसको न्यूट्रिशन देगा। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही है। सेकंड इंपॉर्टेंस हम देखें तो देखो यहाँ मेल गैमेट न्यूक्लियस जुड़ा है किससे, द्विगुणित या 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो इसका मतलब जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म भाई एम्ब्रियो में तो आते ही आते हैं, परागकण के आए हुए नर पादप के लक्षण आते आते हैं, ठीक है, लेकिन एंडोस्पर्म में भी आ जाते हैं, नर जनक के लक्षण आ जाते हैं और उन नर जनक के लक्षणों का उपयोग कर लिया जाता है मतलब भोज्य पदार्थ के रूप में, ठीक है। यानी भ्रूणपोष के अंदर भी या एंडोस्पर्म के अंदर भी नर जनक के लक्षण आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी, ये आज का जो टॉपिक था अपना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस टॉपिक के बाद में हालांकि हम जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, पोलिनेशन है, ठीक है, वो अपन टॉपिक स्किप कर चुके हैं, वो टॉपिक की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत लेकर आएंगे या फिर अपन उनको एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल उनको समझा देंगे एक बार यहाँ पर, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक आपसे हम लेते हैं विदा। जुड़े रहें आप हमसे और हम आपसे लगातार, और देखते रहें आप जो क्लासेज हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर जो आपके आरबीसी सीबीएसई जो क्लास बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं आपकी उनके लिए भी। ओके, थैंक यू।